नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। आज कर्नाटक विधानसभा के रिजल्ट के साथ उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का रिजल्ट भी सामने आ गया है। कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल है। एक और जहां यूपी में अब डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, यानी नगर पंचायत से लेकर विधानसभा तक योगी राज रहेगा। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। कर्नाटक और यूपी दोनों ही चुनाव की समीक्षा करने की यहाँ हम कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर कहाँ कैसा रहा चुनाव। सबसे पहले कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत की बात करते हैं। इस जीत के पीछे कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके पहले जरा स्क्रीन पर ये दिख रही 3 तस्वीरों पर नज़र डाल लेते हैं। किस तरीके से जो डीके शिव कुमार है कांग्रेस के प्रमुख, उनकी जीत के बाद कर्नाटक में उनके स्वागत में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में कार्यकर्ता जो हैं जश्न में डूबे हुए हैं। वहीं तीसरी तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री के निवास की है, जहां पर कार्यकर्ता के बीच वो घिरे हुए हैं। कार्यकर्ता जो उन्हें बधाई दे रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीत चुकी है। यही वजह है कि ये 3 तस्वीरें जो कांग्रेस प्रमुख हैं डीके शिव कुमार, और दूसरी तस्वीर में जश्न में डूबे हुए हैं कार्यकर्ता, और तीसरी जो है पूर्व मुख्यमंत्री के निवास की है। इसके साथ ही आइए सुनते हैं कांग्रेस ने और अन्य दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। जो के मुद्दों पर था, ये नेशनल इलेक्शन हमने नहीं बनाया, ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूं कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। ऐसा क्यों लगता है सर आपका प्रधानमंत्री को? क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। हमारे यहां से देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी जो खुद कर्नाटक के हैं, वो 35-40 सीटों में प्रचार किया उन्होंने। सिद्धरामैया जी ने 60-65 सीटों में प्रचार की। डीके शिव कुमार ने 65-70 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। और जो मुद्दे हमने उठाए वो सब राज्य से संबंधित था, कोई राष्ट्रीय मुद्दा हमने नहीं उठाया। पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए एक रेफरेंडम की तरह इन्होंने बना दिया अपना चुनाव प्रचार। नड्डा साहब ने कहा अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन की बात करते रहे। तो मैं समझता हूं जो प्रचार प्रधानमंत्री की ओर से हुआ वो बिल्कुल अस्वीकारा गया कर्नाटक की जनता से, और इसलिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का निर्णायक जीत प्रधानमंत्री की निर्णायक हार। जनता की जो निर्णय है हम उसका स्वीकार करते हैं और उनका जो निर्णय है वो गौरव भी करते हैं। और ये जो डिबेकल है वो पार्टी मैं खुद इसका जिम्मेदारी लेता हूँ। और आगे दिनों में इसका मल्टीपर्पज कारण है, सब कारण बोल के सही करके हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, फिर से संगठित करके पार्लियामेंट। तो कहाँ गलती हुआ है ऐसा लग रहा है? हम एनालिसिस करेंगे, मल्टी फैक्टर है कि अमित शाह जी, मोदी जी भी आके थोड़ा वो तो भरपूर कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो शुरुआत थी तैयारी का वो कांग्रेस हमसे पहले किया था, वो एक बहुत बड़ा है। थैंक यू। तो ये आपने सुना कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जीत जो है पीएम की हार है। और साथ में जयराम नरेश ने कहा है, जी माफ़ कीजिएगा, जयराम रमेश ने कहा है कांग्रेस की जीत पीएम की हार है। और राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बाजार जो हैं बंद हो गए हैं।
तो इस तरीके के बयान जो है अब कर्नाटक चुनाव के बाद निकल कर सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की जीत, एक तरफा जीत जब हो रही है तो कांग्रेस में जश्न का माहौल बनना भी लाजमी है। लेकिन क्या आपको सबसे पहले आपको ये बताने की हम यहाँ कोशिश करते हैं कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत की बात अगर की जाती है तो तमाम बड़े चेहरों का नाम निकलकर सामने आता है, लेकिन इस जीत के पीछे कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। कांग्रेस की इस बड़ी जीत में अगर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के अलावा पर्दे के पीछे से कई ऐसे चेहरे सक्रिय थे जिनके चलते कांग्रेस ने जीत का स्वाद चख लिया है। ये वो चेहरे हैं जिनके कारण कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बाजी पलटने में देर न लगी, या यूं कहें कि इन्हीं रणनीतिकारों के चलते कर्नाटक में कांग्रेस का झंडा जो है बुलंद हुआ है। आइए सबसे पहले हम आपको ऐसे 4 लोगों से के बारे में बताते हैं जिनके कारण जो है कांग्रेस कर्नाटक में उभर कर सामने आई है। सबसे पहले मैं यहाँ बताता हूँ जी परमेश्वर, जो आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, जी परमेश्वर हैं। कर्नाटक में कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाने वालों में जी परमेश्वर को अहम चेहरा माना जाता है। इस मैनिफेस्टो की 5 गारंटियां काफ़ी चर्चा में रहीं। हालांकि पीएफआई के साथ बजरंग दल पर बैन का जिक्र कर इस घोषणा पत्र से कांग्रेस को थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई थी, लेकिन 62 पन्नों के घोषणा पत्र की बाकी बातें कांग्रेस के पक्ष में गईं। गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी स्कीम से परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये प्रति माह की गारंटी दी गई। इसके अलावा अन्य भाग्य के जरिए गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार वालों को हर सदस्य को 10 किलो चावल प्रति माह की गारंटी दी गई। वहीं युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपये मासिक की गारंटी दी गई। साथ ही डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपये प्रति माह की गारंटी इसमें शामिल की गई। परमेश्वर के नेतृत्व में उनकी टीम ने कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों के लिए घोषणा पत्र बनाया था। ये परमेश्वर की बात रही। और इसके अलावा अगर मैं दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, जिनका नाम है एम.बी. पाटिल। एम.बी. पाटिल का मैं आपको यहाँ पे उनके बारे में बताता हूँ। जी परमेश्वर तो एक अहम रोल कर्नाटक चुनाव में माने जाते थे, और एम.बी. पाटिल जो है, एम.बी. पाटिल को कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। कांग्रेस की धारदार चुनावी रणनीति के पीछे एम.बी. पाटिल की भूमिका मानी जाती है। कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के एम.बी. पाटिल जो हैं चेयरमैन हैं। कांग्रेस ने इस बार स्थानीय मुद्दों के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा जोर दिया था। इसके पीछे भी पाटिल का दिमाग माना जाता है। यही वजह है कि 4 साल बाद सोनिया गांधी ने कोई चुनावी रैली नहीं 4 साल बाद जो है सोनिया गांधी चुनावी रैली में उतरी थी। सिद्धारमैया के करीबी कहे जाने वाले एम.बी. पाटिल के पिता भी बी.एम. पाटिल जो है एक बड़े राजनेता के तौर पर जाने जाते थे। वहीं अगर मैं तीसरे नंबर पर बात करूं शशिकांत सेंथिल की, तो एम.बी. पाटिल के बाद तीसरा नाम उनका भी निकलकर सामने आता है। शशिकांत सेंथिल कांग्रेस में आने से पहले आईएएस अफसर थे। 2009 कर्नाटक कैडर के आईएएस सेंथिल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस वार रूम के प्रभारी की भूमिका में रहे। 2019 में उन्होंने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दिया और 2020 में कांग्रेस में शामिल हो गए। जुलाई 2022 में ही उन्हें वार रूम की जिम्मेदारी दी गई। वार रूम से चुनाव के दौरान एक एक सीट का आकलन उन्होंने किया और बड़े नेताओं को इसकी रिपोर्ट भेजी। फैक्ट चेक के साथ ही बीजेपी नेताओं के बयानों पर पलटवार के लिए वार रूम में सेंथिल के नेतृत्व में ही एक पूरी टीम का जो है पूरी काम करती थी। और सेंथिल मूल रूप से जो है, जो मुझे जानकारी है कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और कांग्रेस का दामन थामने पर उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी कर्नाटक में हिंदुत्व के नाम पर विभाजनकारी राजनीति कर रही थी, इसीलिए उन्होंने आईएएस की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। ये तीसरा नाम जो आप देख रहे हैं शशिकांत जी का। उसके अलावा अगर मैं चौथे नाम की बात करूं जिनसे बहुत कम लोग रूबरू होते हैं, जो चौथा नाम है सुनील कानूगोलू का। ये वो नाम है जो डेटा एनालिस्ट का एक्सपर्ट माना जाता है। 2022 से ही कानूगोलू कर्नाटक कांग्रेस के रणनीतिक
कारों में से एक हैं। कैंपेन हो चाहे सर्वे हो और उम्मीदवारों के सिलेक्शन में कानूगोलू ने रणनीति तैयार की है। कर्नाटक के बेलारी के रहने वाले ये कानूगोलू ने अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई की है। 2009 में वह भारत लौटे थे और प्रशांत किशोर की टीम यानी सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस से भी वह जुड़े हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वह नरेंद्र मोदी के अभियान से एक जो टीम थी उसमें भी शामिल थे और 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति बनाने में भी कानूगोलू का विशेष योगदान रहा है। 2022 में अकाली दल के लिए भी वह काम कर चुके हैं। वहीं कर्नाटक के लिए जब प्रशांत किशोर से बात नहीं बनी तो कांग्रेस ने कानूगोलू से संपर्क किया। राज्य में 40% वाली सरकार, पीसीएम और रेड कार्ड जैसी मुहिम के पीछे भी कानूगोलू का दिमाग माना जाता है। घोषणा पत्र में भी उनसे मदद ली गई है। कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश का भी प्रभार सौंपा है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने वाली कांग्रेस की 2024 टास्क फोर्स के भी वे सदस्य हैं। ये 4 वो नाम हैं जिनसे बहुत कम लोग रूबरू उनको जानते हैं और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के बड़े तमाम नेताओं का चेहरा आम जनता जानती है, लेकिन ये वो नाम है जो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बड़ी बहुमत के साथ विजय दिलाने में अहम रोल अपना अदा करते हैं। तो ये कर्नाटक चुनाव की बात रही। कर्नाटक चुनाव में आपने राहुल गांधी को भी सुना और तमाम बड़े नेताओं को सुना। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जश्न में डूबे हुए हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर तो जश्न मनाई जा रहा है। कई राज्यों से भी जश्न की खुशियों का माहौल देखने में मिल रहा है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। बड़े नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। और वहीं अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और यही वजह रही कि योगी सरकार के पहले साल में लिए गए निर्णयों का जो है जनता ने उनको सराहा है। और उसी की बात रही कि पीएम मोदी ने भी अपनी बात कह दी है कि पहली बार 17 की जगह 17 नगर निगम में उन्होंने जीत हासिल की है। योगी का ये बयान सामने आया है और मतदाताओं के प्रति उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। लखनऊ से जो है अभी कुछ ही देर पहले सीएम आदित्यनाथ योगी ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर हम जीते हैं। सुशासन, विकास और सुरक्षा का वातावरण बना है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार 17 की 17 नगर निगम में जीत की ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही और साथ ही मतदाताओं के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी तरीके की एक लहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिली कि अब तक जिस प्रकार के परिणाम सामने आए हैं उसके अनुसार प्रदेश के 17 नगर निगम में जो है भाजपा जो है अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। इसमें से एक सीट जो है झांसी पर सबसे पहला रुझान जो है वहां से मिला था, जहां पर भाजपा उम्मीदवार ने जो है अपनी जीत दर्ज कराई थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ के ये दूसरे कार्यकाल में यह चुनाव सबसे बड़ा माना जा रहा था। नगर निगम का क्षेत्र जैसा कि सभी जानते हैं काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे में यहाँ पर पार्टी की छवि के आधार पर वोट का गणित जो है तय होता है। और सीधे अब लखनऊ में हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा जी की ओर रुख कर लेते हैं। अनूप जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस वार्ता कर जनता का आभार प्रकट कर दिया है। सुशासन, विकास और सुरक्षा का वातावरण बना है, ऐसा उन्होंने कहा है। और पीएम मोदी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं वर्तमान स्थिति अभी जानना चाहूंगा, कैसा माहौल है वहां पर? अनूप जी, शायद आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची है। मैं सवाल को दोबारा रिपीट करता हूं। पूर्व की तरह इस बार का चुनाव काफ़ी अहम उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कह दिया कि सुशासन
को लेकर के एक अच्छी सरकार जो है नगर सरकार जनता ने चुन ली है। पीएम मोदी का भी उन्होंने आभार माना है और साथ में ये भी कहा है कि पूरे मतदाताओं के प्रति उन्होंने आभार भी प्रकट कर दिया है। अब वर्तमान में अभी क्या स्थिति है, आपके क्षेत्र में क्या माहौल है अभी? जी देवेंद्र जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश कार्यालय में जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बोला कि 17 के 17 नगर निगम में भाजपा ने परचम लहराया है। इसके अलावा नगर पालिका नगर पंचायत में भाजपा पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, जिसको लेकर के उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि 6 करोड़ जनता जिन्होंने जो नगर निगम की वोटर है उसका उन्होंने धन्यवाद दिया, क्योंकि करीब 4 करोड़ वोटर ने उसमें वोट किया था। इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि ये सुशासन की जीत है, ये एक माफियाओं पे जो बुलडोजर चला है उसकी जीत है, यहाँ सामान्य नागरिक को जो है एक न्याय मिला है, ये उसकी जीत है। जिसको लेकर के भाजपा कार्यालय पे काफी अच्छी संख्या में लोग देखे गए, उनके कार्यकर्ता रहे, काफी जश्न का माहौल रहा। लोगों ने मिठाई खिलाया, गुलाल वगैरह को उड़ाकर एक दूसरे के रंग लगाकर जो है एक दूसरे को बधाई दी। इस तरीके से एक जश्न का माहौल चल रहा है भाजपा कार्यालय पर। अनूप जी, यूपी नगर निगम चुनाव में मेयर पद को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगाया था। वजह साफ तौर पर समझी जा सकती है कि आगामी दिनों में जो है चुनाव है वो पूरी ताकत झोंक दी थी। अब कईयों को हार का स्वाद तो चखना ही पड़ा है। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव की मैं बात करूं तो क्या कुछ स्थिति में है अभी वो? देखिए, जिस तरीके से चुनाव में सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने अपनी अपनी पूरी कोशिश की, चुनावी रैलियां हुई और लोगों ने जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया सभी राजनीतिक दलों ने, लेकिन कहीं न कहीं जीत तो भाजपा के हाथ में आई है। अब समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल उस पर मंथन जरूर करेंगे कि क्या आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी, लेकिन वर्तमान में भाजपा के लिए संजीवनी का काम किया है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको एक सेमीफाइनल के तौर पे यूपी से देखा जाता है, क्योंकि यूपी ही वो एक ऐसा राज्य है जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी निकलती है। 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें वो पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है। तो कहीं न कहीं भारत में उत्तर प्रदेश का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको नकारा नहीं जा सकता है और उससे सभी पार्टियों की एक नजर रहती है। समाजवादी पार्टी इस पे जरूर मंथन करेगी, क्योंकि नगर निकाय में समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट नहीं हासिल की और बसपा ने भी एक सीट हासिल नहीं की। आगरा में जरूर बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, कहीं न कहीं बसपा अच्छी फाइट दे रही थी, लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी बसपा की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी अपना परचम लहराया। तो ओवरऑल 17 नगर निगमों में भाजपा ने जीत दर्ज की। अनूप जी, ये भी कह सकते हैं कि पहले कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार जो है सभी चाहते हैं, और अब तो मैं यूपी का जो परिणाम सामने आया है ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, पंचायतों में भी, नगर निगम में भी, विधानसभा में भी। क्या इस पर क्या कहेंगे? जी देवेंद्र जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले दिन से जब भाजपा ने अपनी चुनावी कैंपेन शुरू किया था, उस दिन से ही भाजपा के सब बड़े नेता, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या अन्य नेता हैं, सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। लेकिन निकाय चुनाव आज यदि जनता हमको जिता देती है तो हम ट्रिपल इंजन की सरकार में आ जाएंगे, और ट्रिपल इंजन की सरकार कहीं न कहीं एक पावर के साथ भारतीय जनता पार्टी आती है तो उसका फायदा समाज को, पब्लिक को मिलेगा। ये एक तरफ से देखा जाता है कि कहीं न कहीं भाजपा हमेशा ये बात अपनी बताने में जनता को एक सक्षम हुई है, एक कोशिश उसने अच्छी की जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। अनूप जी, सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल की भी खासी चर्चा थी। जो मुझे ध्यान आ रहा है कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में जो वकील उमेश पाल की हत्या के बाद जो है योगी के बुलडोजर मॉडल पर भी सवाल खड़े किए गए थे। योगी सरकार की एनकाउंटर नीति और अपराधियों पर जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी वो भी खासी चर्चा में रही थी। लेकिन यूपी नगर निगम के चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है यूपी की जनता ने? जी देवेंद्र जी, आपको बहुत पहले याद होगा, एक बहुत पहले फिल्म आई थी राजनीति, जिसमें नाना पाटेकर का डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि राजनीति में जीत को मान मिलता है। तो जब राजनीति में जीत को मान मिलता है, जब जीत जाते हैं उसके बाद सारे सवाल और सारे जवाब वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण, जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव है, 17 नगर निगम में बहुत सारे जो है नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की। प्रयागराज में जो उमेश पाल का कांड हुआ उसके बाद जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठे,
उसको लेकर मीडिया में और विपक्षी दलों का लगातार दबाव बना रहा सरकार पर। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको देखा और उस पर कार्रवाई की, सभी लगभग करके बड़े से बड़े माफिया यहाँ पे जो है इनकाउंटर किए गए। अतीक और अशरफ का तो हत्या हो गई, लेकिन उनके जो बेटे असद और अन्य जो शूटर थे जिनका इनकाउंटर हुआ, तो उसको जनता में एक मैसेज जरूर गया है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति और उसके साथ साथ में सुशासन, इससे छेड़खानी नहीं की जा सकती है। और उसका फायदा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को जरूर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं एक और सवाल के साथ आपसे विदा लूंगा। अनूप जी, अभी वर्तमान स्थिति में क्या है, मतलब तमाम तरीके के रुझान पूरे क्लियर हो गए हैं कि अभी कुछ सीटों का बाकी है? देखिए, 17 नगर निगम लगभग करके क्लियर हो चुके हैं। अभी कुछ जगहों पे जो प्रत्याशी भाजपा के जीत रहे वो आगे चल रहे हैं। आगे की स्थिति इतना डिफरेंस है, मार्जिन इतना ज्यादा है कि उस कंडीशन में सीट भाजपा की निकलती दिख रही है। इसके अलावा बहुत सारे नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में भी काउंटिंग चल रही है। कहीं कहीं पे रिकाउंटिंग हुई है, इन वजह से फंस गया है। तो 6 बजे तक हालांकि कंप्लीट होना था। मैक्सिमम अधिकतर जो है सीटों के रुझान आ गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा फंसा हुआ है कि कहीं पे काउंटिंग चल रही, कुछ कारण के वजह लेट हुआ है, लेकिन वो उसमें भी भाजपा की ही बढ़त दिख रही है। और जिसकी वजह से कुछ रुझान जरूर बचे हुए, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर भाजपा ने बढ़त बना रखी है। शुक्रिया अनूप जी, हमसे जुड़ने के लिए। आपसे और भी ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी जो है नगर निगम चुनाव में भाजपा पूरी एक तरफा चुनाव में जीत चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बयान सामने आ गए हैं। अब आइए सीधे नज़र डाल लेते हैं कुछ ऐसी सीटों पर जहां पर अभी वर्तमान में जीत जो है प्रत्याशियों ने दर्ज करा दी है। सबसे पहले बात करें कन्नौज की। यहाँ पर तिरवा पंचायत से बीजेपी की मिताली गुप्ता जीत चुकी हैं। बुलंदशहर सियाना नगर पालिका से निर्दलीय ऋषिपाल सिंह भी जीत चुके हैं। बुलंदशहर में अनूप शहर नगर पालिका से निर्दलीय ब्रजेश गोयल भी जीत चुके हैं। और बुलंदशहर के ही जहांगीराबाद नगर पालिका से किशनपाल लोधी की विजय हो चुकी है। पीलीभीती पूरनपुर नगर पालिका से शैलेंद्र गुप्ता जीत चुके हैं। गाजीपुर जमनिया नगर पालिका से जयप्रकाश गुप्ता ने भी अपनी जीत दर्ज करा दी है। और महाराजगंज नगर पंचायत फरेंदा से विजय लक्ष्मी जायसवाल जीत चुकी हैं। एटाय नगर पालिका से भी जो है शशि प्रभा ने अपनी जीत दर्ज कराई है। इटावा नगर पालिका से सपा की ज्योति संटू भी विजय हो चुकी हैं। नगर पालिका बदायूं से निर्दलीय फातिमा रजा जीत चुकी हैं। वहीं मुजफ्फरनगर पुरकाजी से पंचायत निर्दलीय जहीर फारूकी भी जीत चुकी हैं। साथ में शिवानी वर्मा ने भी जीत दर्ज कराई है। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना नगर पंचायत से सपा की उमा त्यागी भी जीत चुकी हैं। राजेश सुल्तानपुर पंचायत से विनोद प्रजापति निर्दलीय हैं, ये भी जीत चुके हैं। महाराजगंज से जो है निर्दलीय ब्रजेश मणि भी जीत चुके हैं। एटा राजा का रामपुरा पंचायत से निर्दलीय हैं सुनीता देवी, इन्होंने भी जीत दर्ज कराई है। हापुड़ में जो है बीजेपी की प्रभु बंसल भी विजय हो चुकी हैं। बदायूं नगर पालिका में बिलसी से ज्ञानवती सागर ने अपनी जीत दर्ज कराई है। बुलंदशहर खुर्जा पालिका से बीजेपी की अंजना सिंघल भी जीत चुकी हैं। अंबेडकर जहांगीरगंज से सुनीता देवी ने भी अपनी जीत दर्ज कराई है। वहीं खरेला नगर पंचायत से निर्दलीय संतोष, साथ में सेवरही पंचायत से भाजपा की सोनिया जायसवाल जो है अपना जीत का परचम लहरा चुकी हैं। कपिल वस्तु पंचायत से सपा की आरती देवी भी जीत चुकी हैं। मिर्जापुर नगर पालिका से श्याम सुंदर केसरी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। और अगर आगरा मेयर चुनाव की बात करूं तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी भारी बहुमतों से जीती हैं। बीजेपी प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने यहां से अपनी जीत दर्ज कराई है। फिरोजाबाद मेयर चुनाव में कामिनी ठाकुर ने अपनी जीत दर्ज करा चुकी हैं। कन्नौज तिरवा पंचायत से बीजेपी की मिताली गुप्ता भी विजय हुई हैं। गुरसाहिबगंज पालिका से बीजेपी की मुन्नी देवी भी विजय हुई हैं। सोरिक पंचायत से निर्दलीय राहुल गुप्ता भी विजय हुए हैं। छिबरा मऊ पालिका से बीजेपी के मनोज चौबे भी जीत चुके हैं। सिकंदरपुर पंचायत से निर्दलीय हरिहर सिंह ने भी अपनी जीत दर्ज कराई है। ताल ग्राम पंचायत की बात करो तो यहां से सपा ने खाता खोला है। मोहसिन खान यहां विजय हुए हैं।
कन्नौज पालिका में बीएसपी की कोसर जहां ने अपनी जीत दर्ज कराई है। कौशाम्बी, दारानगर, कड़ाधाम से निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुई हैं। बुलंदशहर के खुर्जा नगर पालिका से रंजना सिंघल ने भी अपनी जीत दर्ज कराई है। कुल मिलाकर जहां कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना परचम ले रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी भी पूरी बहुमत के साथ नगर सरकार बना चुकी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, चाहे माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात हो, सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया गया है। जनता ने विराम लगाते हुए योगी पर मोहर लगा दी है, यानी कि कमल छाप को जो है आगे बढ़ा दिया गया है। योगी एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। चाहे वो अतीक मुख्तार पर कार्रवाई की चर्चा हो, चाहे किसी भी प्रकार की चर्चा हो, ऐसे में अखिलेश के लिए भी आगामी दिनों में जो चुनाव आने वाले हैं वो भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।